subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में जो आपका नन हिंदी है, तो नन हिंदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मॉडल पेपर में दिया गया है उसका उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल अर्थात वार्षिक परीक्षा का जो प्रारूप है वो आपका इस मॉडल पेपर में दिया गया है और इसी प्रारूप के आधार पे आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, अर्थात 100 में से आपको जो भी 50 प्रश्न का उत्तर आता होगा उसका आप आंसर जो है देंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर रखा गया है, तो 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। इस तरह से आपका जो बुक से जो क्वेश्चन आएगा उसमें 6 क्वेश्चन आएगा, तो 6 में आपका सेक्शन वाइज जो है पार्ट वाइज, जैसे कोई एक क्वेश्चन होगा जिसमें 2-3 का जवाब देना होगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इस टाइप से क्वेश्चंस आएगा। और जो आपका पैसेज वगैरह होता है वो तो आपका रहेगा ही। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे देखते हैं जो इससे क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करने हेतु इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं खंड अ से जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से 100 तक आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं, तो 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ये आपका ईदगाह चैप्टर से लिया गया है, जिनके लेखक जो है वो प्रेमचंद जी हैं। तो कहते हैं चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, किस कविता की पंक्ति है। तो पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, ये आपका कर्मवीर कविता की पंक्ति है। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। जैसे कि अपने बिहार में आपको पता होगा जो दशरथ मांझी है उन्होंने पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया, तो वैसे ही लोग कर्मवीर होते हैं। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे। आप सभी को पता होगा बाल गोविंद भगत जो थे वो हर वर्ष आपको गंगा स्नान करने जाते थे, तो गौ इसका उत्तर हो जाएगा, गंगा स्नान करने। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि गाँव से ईदगाह कितनी कोस दूर थी। तो गाँव से ईदगाह 3 कोस दूर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात कहता है। तो कवि सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देने की बात करता है। आप सभी को पता होगा मरुभूमि उसे कहते हैं जहां बालू ही बालू हो, जैसे राजस्थान में जहां थार हो, तो उसमें कहते हैं नदियां बहा देते हैं वो। तो सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वो, ये भी कर्मवीर चैप्टर से ही लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, किस पाठ की पंक्ति है। तो ये बाल गोविंद भगत जो है जो कुछ भी पैदा होता था खेत में, चूँकि वो जैसे आप लोग गाँव घर में कहते हैं कि बटैया लेना खेत वगैरह, तो उस पर वो काम करते थे और जो कुछ भी खेत में पैदा होता था उसको सिर पर लाद कर पहले उसको साहब के दरबार में ले जाते थे और साहब खुश होकर जो उन्हें दे देते थे उसी से उसका जीवन यापन चलता था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाल गोविंद भगत सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, तो कौन, तो बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली हुंडरू का जलप्रपात है। हुंडरू का जलप्रपात जो कामता प्रसाद सिंह जी के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें जो है चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की जो लीला स्थली है वो है हुंडरू के जलप्रपात का। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बापू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। तो आठवां का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये सिरचन की मरैया के पास। सिरचन की मरैया के पास जो है बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। नौवां प्रश्न है कि बच्चे की दुआ कविता किसकी रचना है। तो आप सभी को पता होगा बच्चे की दुआ जो है वो लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा, बच्चे की दुआ। उसके बाद 10वां प्रश्न है कि कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ मांगी है। तो शम्स की सूरत में, शम्स की सूरत। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने जिंदगी को किस सूरत में गुजारने की दुआ की है। तो जो बच्चे की दुआ है तो उसी में आप देखिएगा एक लाइन आता है शम्स की सूरत, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। तो अशोक जो है कलिंग के युद्ध में शस्त्र त्याग कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। तो बौद्ध ने जो है अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने जो है वो अहिंसा ही मेरा धर्म है, इसकी प्रतिज्ञा की थी, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है। तो जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो उस वक्त जो है सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, इस पंक्ति में उल्लिखित मोको शब्द किसके लिए जो है प्रयोग किया गया है। तो ये जो प्रयोग किया गया है ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। ईश्वर कहते हैं कि मुझको, मोको का मतलब मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो बंदे, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तो ये ईश्वर के लिए जो है ये मोको शब्द प्रयोग हुआ है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच किसे कहा गया है। तो भारत की अस्मिता का अभेद्य जो कवच है जिसे आप भेद नहीं सकते हैं वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को कहा गया है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। तो आपको पता होगा प्रथम कुलपति जो थे वो हरिभद्र जी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है 16 का सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये किसी के द्वारा लिखी नहीं, ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति से संकलित की गई है, वहाँ से ली गई है। तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति से संकलित है। तो दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब कौन छींका। तो जब स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है तब रिक्शा वाला छींकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय करवाती है। तो पीपल कविता जो है वो प्रकृति के विविध रूपों से हमारा आत्मीय परिचय करवाती है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि दीन बंधु निराला बराबर किसे लिखते। तो दीन बंधु निराला जो बराबर लिखते थे वो लिखते थे आपका दीनों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीन का मतलब होता है गरीब लोग, तो गरीबों को। 21 नंबर प्रश्न है यहाँ पे मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका किसने कहा। आप सभी को पता होगा ये खेमा चैप्टर का है। ये खेमा कहते हैं कसारा से अपने मालिक से, जो कसारा चाय का दुकान होता है मुक्ता काशी होटल। तो कहते हैं कि मेरे पैर जलते हैं चप्पल ला दो काका, तो ये किसने कहा, तो खेमा ने कहा। उसके बाद आगे 22 नंबर प्रश्न है कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। आप सभी को पता होगा एकदम चिलचिलाती धूप का महीना था, तो उसमें क्या होता था कि खेमा के पास पाँव में चप्पल नहीं थे, उनका पाँव जलता रहता था। तो वो पानी इसीलिए डालते थे अपने पाँव पे क्योंकि नंगे पैरों पे जो है जलन से उनको आराम मिलता था। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे। तो गुड़िया के पिता जो है वो पेशे से ड्राइवर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त हुआ। तो जैनब खानम को कराटे में जो है ब्लू बेल्ट प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग कब किया। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग जो है ये यहाँ पे अगस्त क्रांति के दौरान किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद है। तो उत जोड़ ज्वल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठ का उच्चारण होगा तो आप ट ठ ड ये सब मूर्धा से उच्चारण होता है, तो ठ का जो उच्चारण स्थान होगा ये आपका मूर्धा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार जो त थ होता है तो त थ दांत से, तो त थ का होगा दांत और ट ठ का मूर्धा से, तो त थ ना त थ, तो ये सब हो जाएगा। आपको याद रखना है उच्चारण स्थान, आप देख लीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। अब देखिए संधि में जो है दो वर्णों का मेल होता है, संधि होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि बुलबुल पंछी कब गाने लगती है। तो बुलबुल पंछी जो है ये गाने लगती है यहाँ पे वर्षा की फुहार पड़ने पर। जब वर्षा की फुहार पड़ती है तब बुलबुल पंछी जो है वो गाने लगती है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है कि कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी बने। तो ये जो सन्यासी बने ये है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि दीनबंधु निराला के लेखक कौन है। तो दीनबंधु निराला के लेखक आप सभी को याद रखना है, ये आपका है आचार्य शिवपूजन सहाय जी। दीनबंधु निराला जो कि एक पाठ है उसके जो लेखक है वो आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि झरना के एक ओर का जंगल रांची में एक ओर का जंगल मतलब कहाँ है। तो आप सभी को पता होगा जब हुंडरू का जलप्रपात आप पाठ पढ़ेंगे जो कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम के द्वारा लिखा गया है, तो कहते हैं
कि झरना की एक ओर का जंगल जो है वो रांची में है और दूसरे ओर का जंगल जो है वो हजारीबाग में। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि हुंडरू के झरना की ऊंचाई जो है वो 243 फुट है। 243 फुट हुंडरू के झरना की जो है ऊंचाई है। उतने ऊंचाई से जो है पानी नीचे गिरती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 34वां प्रश्न है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख, दुख साई ही न भूल, किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है यह है आपका बिहारी के दोहे कविता की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए जो है 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि किसकी विदाई होने वाली थी। तो विदाई जो होने वाली थी किसकी विदाई होने वाली थी। विदाई जो है लेखक की छोटी बहन की होने वाली थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा। मतलब कहते हैं कि पहले अगर जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बन जाती है तो भैया को खबर भेज देती, ये किसने कहा। तो ये जो है ये मंजली भाभी ने कहा, लेखक की मंजली भाभी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि सुदामा चरित कविता किसकी रचना है। तो सुदामा चरित जो है ये लिखा गया है नरोत्तम दास जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देख पा रहे हैं, सी इसका उत्तर होगा। 38वां प्रश्न है कि नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था। तो नेपोलियन जो है वो सीजर से स्पर्धा करता था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि मात्रा की दृष्टि से स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा की दृष्टि से 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द देखिए निवृत्ति तो नहीं है, नक्षत्र भी नहीं है, नक्षत्र होता है, तरित भी नहीं, ये ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, ज्येष्ठ जो है ये शुद्ध शब्द है। 41वां प्रश्न है जुलाई शब्द कौन संज्ञा है। तो अगर किसी महीने का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ए इसका सही उत्तर होगा। 42वां प्रश्न है पत्र शब्द का लिंग निर्णय करें। तो पत्र शब्द का जो पत्र जो है वो पत्र लिखा जा रहा है तो पत्र हो जाएगा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ए होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है मुझसे रोटी नहीं खाई गई इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। तो आपको पता होगा कारक के जो है 8 भेद होते हैं जिसमें विभक्ति चिन्ह यहाँ पे से दिया गया है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो जब भी हम किसी चीज़ से, जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ, तो कलम हमारे साधन के रूप में उपयोग हो रहे हैं तो वहाँ पे हो जाएगा करण कारक। तो ये हो जाएगा करण, कर्ता ने कर्म को करण से। और आपादान से भी होता है। तो आपादान से जहाँ अलगाव होगा, मान लीजिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पत्ता जो है पेड़ से टूट रहा है तो वहाँ पे आपादान कारक हो जाएगा। कहता है मुझसे रोटी नहीं खाई गई, मुझसे, तो मुझसे देखिए हम जो है एक साधन हुए जिससे रोटी खाया जाएगा तो ये करण कारक होगा, आपको ये समझना पड़ेगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है कि परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो परिचारक का हो जाएगा स्त्रीलिंग परिचारिका। ए इसका उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि जो कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो जो कोई हो गया संयुक्त सर्वनाम, मतलब सभी को उसमें बोध किया जा रहा है। जो कोई मतलब जो कोई भी है तो संयुक्त सर्वनाम में आ जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि चमक शब्द का विशेषण है। तो चमक शब्द का विशेषण चमकीला होता है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि अनुवाद का उपसर्ग। तो अनु उपसर्ग प्र प्रा अपसम अति अब निस निर दुस दुर वी आ, तो ये सभी उपसर्ग होता है। तो अनु आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है यथाक्रम कौन समास है। तो यथा लगा रहे, प्रति लगा रहे हैं, जैसे प्रतिदिन हो, यथाक्रम हो, तो ये सभी अव्ययी भाव समास होता है। सी इसका उत्तर होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन पदबंध का उदाहरण है। तो भारत के प्रधानमंत्री किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 49 का जो आंसर होगा वो आपका 49 कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री, नहीं विशेषता बता रहे हैं ना तो विशेषण पदबंध हो जाएगा। 49 का जो है बी उत्तर होना चाहिए, तो बी ही होगा। आगे देखते हैं फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद शब्द का पर्यायवाची है। तो आनंद का मतलब हुआ प्रमोद। आनंद मतलब जो जिसको आप आनंद होना, आनंदित होना, तो प्रमोद उसी के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है कि आशा शब्द का विलोम। तो किसी भी चीज़ के लिए आशा होना और फिर निराशा हो जाना, मतलब उसका विपरीत हो गया, आशा का निराशा। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है कि जल में जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। तो जल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द जो है वो जलज है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। तो अंक भरना का मतलब जो होता है
स्नेह से लिपट जाना, स्नेह से लिपटा लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, वर्षा के लिए मेघ चाहिए, तो इसमें कहता है कारक का मतलब कौन से कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पे के लिए आया है विभक्त चिन्ह, तो आपको पता होगा संप्रदान को के लिए आता है, तो के लिए संप्रदान में आता है, तो ए जो है 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इस मुहावरे का अर्थ आप सभी को पता होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब है कि अपने आदमी को कम महत्व देना है, अर्थात घर में अगर कोई आदमी होता है, घर का आदमी होता है, तो उसको हम कम तवज्जो देते हैं और बाहरी व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ए सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब है एकाएक का संधि विच्छेद, एक जोड़ एक जो है वो एकाएक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। संधि के कितने भेद होते हैं आप सभी को पता होगा, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बी इसका उत्तर हो जाएगा। पाठशाला पठन पाठन के लिए है, इस वाक्य में पाठशाला क्या है, पाठशाला शायद पदबंध है, बाकी इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पदबंध ही होगा। पाठशाला पठन पाठन के लिए क्या है, तो पदबंध है। और उसके बाद यहाँ पे समस्त पद भी हो सकता है, आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर। मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा संभावना है पदबंध ही होगा। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कि इनमें शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य कहता है मेरे मेरे काला बकरी मीठा, तो बकरी है तो मीठी दूध देगा, मीठा दूध देगा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है। आपके घड़ी में कई बजी है, तो बिल्कुल ही गलत है। आपके घड़ी में कितनी बजी है, कितने मतलब कितने बज रहे हैं, तो ये होगा, ये भी गलत है। उसके चाचा के लड़के, देखिए चाचा के लड़की नहीं होते हैं, चाची की लड़की होती है, तो उसके चाचा के लड़की हुई, गलत है। तो के तो होगा ही नहीं। यहाँ पे कमरा लोगों से लबालब भरा है, बिल्कुल सही आंसर होगा। कमरा जो है वो लोगों से लबालब भरा है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो नेता के लिए जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो नेत्री होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कोई डी अगर करेंगे नेतिन तो बिल्कुल गलत है, नेत्री होता है नेता का स्त्रीलिंग। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के रचनाकार कौन है, तो ईदगाह के जो है प्रेमचंद जी हैं, आपको शुरू में ही बता दिया गया था। ईदगाह जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हामिद और अमीना के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए उसके बाद देखते हैं नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे, तो नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं प्रश्न है 63 नंबर कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, तो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कहता है कि किस दिन देखा गया, तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में जो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना था उनका जो चरम उत्कर्ष देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, तो उस दिन वो बहुत ही गा रहे थे, एकदम मतलब पूरा भावुक हो के जो है मोह रहे थे, तो व्यथा सुना रहे थे। तो बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ में बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जो है वो जिस दिन उसका बेटा मरा उस दिन देखने को मिला। 64 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृतांत किसने लिखा है, तो ये कामता प्रसाद सिंह उर्फ काम ने लिखा है, आपको मैंने ये सभी पहले ही बता दिया हूँ। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया, तो ठेस शीर्षक कहानी में जो दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया वो है सिरचन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर प्रश्न है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं, तो मगध के सैनिकों के जो शिविर लगे थे वो मैदान में लगे थे, 66 का सी हो जाएगा। उसके बाद आगे 67 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपये बताए, तो डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए 150 रुपये बतवाए जो कि उनका फीस था। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा 67 का। फिर उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित होते रहे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 से लेकर 1988 ईस्वी तक वो जो है निर्वाचित हो रहे हैं विधानसभा के सदस्य। आगे 69 नंबर क्वेश्चन है कि खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपये दिए, जो खेमा शीर्षक पाठ है उसमें कहते हैं कि तुझे तेरे सेठ कितने रुपये दिए किसने पूछा, तो ये लेखक ने पूछा। खेमा शीर्षक पाठ में कहते हैं दुकान पे जब लेखक जाते हैं कहते हैं तुझे तेरे सेठ जो है कितने रुपये देते हैं, तो वो मतलब लेखक पूछते हैं, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे, तो अपने मित्रों के लिए यहाँ पे जो है दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ में मतलब दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ में जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे, तो ये जो है अपने मित्रों के लिए
मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक हैं। तो राह भट्ट के हिरण के बच्चे के शीर्षक कविता के जो अनुवादक हैं ये है आपका राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, 20 का उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि झांसी की रानी शीर्षक कविता में सिंहनी किसे कहा गया है। तो सिंहनी जो है वो कहा गया है रानी लक्ष्मीबाई को। झांसी की रानी जो है, जो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा गया है, तो सिंहनी जो है उसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचनाकार कौन है। तो आप सभी को ये जानकारी होगा कि इनके रचनाकार अरुण कमल जी है। अरुण कमल जी, खुशबू रचते हैं हाथ, अरुण कमल जी इनके रचनाकार है। 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात रे। तो यहाँ पे जो यहाँ पूछा गया एक लाइन है कि किस कविता की पंक्ति है। निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात। तो ये किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो पंक्ति है पीपल कविता की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आखिन देखी की प्रतिष्ठा है। तो कहते हैं कबीर के किस पद में, जो कबीर के दोहे हैं, तो इसमें कहते हैं 75 का जो आपका आंसर हो जाएगा कि कबीर के किस पद में कागद की लेखी की जगह आखिन देखी की प्रतिष्ठा है। तो पहले ही पद में है। इसमें दो पद है जिसमें पहले पद में ये बात कही गई है, उनकी प्रतिष्ठा है। 76 नंबर प्रश्न है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो यह जो पंक्ति है वो है आपका बच्चे की दुआ की, बच्चे की दुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में बिहारी किससे अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये जो है कृष्ण प्रिया राधा से करते हैं, कृष्ण प्रिया राधा से। 20 का उत्तर हो जाएगा 77 का। 78 नंबर प्रश्न है कि कितने कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है। तो इसमें कहा गया कर्मवीर के बारे में कहा गया है कि जो लोग कर्मवीर होते हैं, जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, वो कितने भी कोस क्यों न चल ले वे कभी थकते नहीं हैं। तो ये जो है कर्मवीर कविता से ये पंक्ति ली गई है। 20 का उत्तर होगा। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शंकर शैलेंद्र की रचना है। तो शंकर शैलेंद्र की रचना आप सभी को पता होगा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो ये जो है तू जिंदा है तो लिखा गया है शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है कि अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए। तो अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको पता होगा सुदामा जी जो है भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, जो उनके मित्र होते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है ट का उच्चारण स्थान। तो आपको ठ का बताया दिया था। तो जो भी टवर्ग का वर्ण होता है, टवर्ग का मतलब ट ठ ड ढ न, तो ये सभी मूर्धा से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि सरोवर शब्द का संधि विच्छेद। तो सरह जोर वर, सरोवर ये विसर्ग संधि है, सरह जोर वर सरोवर। 82 का आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे है कि उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसका खंड ना हो। तो आपको पता होगा अक्षर जिसे आप कहते हैं अक्षर, अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है। तो अ मतलब होता है नहीं, और क्षर जिसको खंडित नहीं किया जाए, क्षर का मतलब खंडित करना, तो जिसे आप खंडित नहीं कर सकते हैं उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है कि इनमें शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द जो है वो व्यवहार है, व्यवहार जिसे आप बिहेवियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत शब्द कौन संज्ञा है। तो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 86 नंबर प्रश्न है कि जाति शब्द का लिंग निर्णय करें। तो जाति शब्द का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है नीम शब्द है। तो नीम शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है। नीम जो है वो तत्सम संस्कृत के शब्द है, और जब उसको हिंदी में रूपांतरण अगर किया जाएगा तो वो तद्भव बन जाएगा, लेकिन ये तत्सम है। नीम जो है तत्सम है। कहता है कि अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह है। तो आपको पता होगा कारक का 8 विभक्ति चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो यहाँ पे अधिकरण में पर, अधिकरण का पूछा गया है तो में पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकरण में पर। और उसके बाद संबोधन हे अरे होता है। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है कि हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है। तो मोहन को मारता है ना, तो कर्ता ने कर्म को, तो मतलब मोहन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो कर्म कारक हो जाएगा। 89 का सी हो जाएगा क्योंकि को विभक्ति चिन्ह आ गया है। तो 89 का आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि मैं वह काम अपने आप ही कर लूँगा, मतलब स्वयं कर लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहता है इसमें कि कौन सी सर्वनाम है। तो ये निजवाचक है। निज का मतलब होता है स्वयं,
तो मैं काम आप ही कर लूँगा, मतलब स्वयं मैं कर लूँगा ये काम, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। तो मैं पढ़ रहा हूँ मतलब अभी वर्तमान में मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल हो जाएगा। या मैं पढ़ा था तो भूतकाल होता है, अब मैं पढ़ूंगा तो भविष्यत काल होता है, लेकिन यहाँ पे है हूँ लगा है तो वर्तमान काल हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि खूब शब्द है। तो खूब खूब जो है ये विदेशी शब्द है, फारसी से लिया गया है, तो ये विदेशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनाश शब्द का उपसर्ग तो वी हो जाएगा। वी ये हर्षी वाला, दीर्घी वाला नहीं, ये नहीं होगा, हर्षिकार वाला। प्र प्रा अपसम अति अब निस्निर दुस दुर वी आ अधि अपि अति सु, तो ये सब आपको याद रखना है। ये उपसर्ग के लिए शॉर्ट में याद रखने का तरीका होता है। जितना भी मैंने आपको बताया ये सभी उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पहले लगा होता है। तो इसका आंसर 93 का बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। तो आपको पता होगा ये प्रत्यय होता है एक, ये निये नहीं होता है, अनिये या य नहीं होता है, ये प्रत्यय होता है। तो पूजनीय, पूजन जोड़ ये, पूजनीय। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर शब्द का विशेषण है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि पत्थर शब्द का जो विशेषण है वो है पथरीला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि समास का क्या अर्थ होता है। तो समास का जो अर्थ होता है वो आपका होता है संक्षेपण। संक्षेपण मतलब कोई बहुत बड़ा शब्द है तो उसके लिए संक्षेप करते हैं, तो वही होता है समास। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है कि लाभ की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो लाभ की इच्छा के लिए जो एक शब्द है वो है लिप्सा। लाभ की जो इच्छा रखता है उसको लिप्सा कहते हैं। 98 नंबर प्रश्न है कि लल्लो चप्पो करना मुहावरे का अर्थ है। तो लल्लो चप्पो करना किसी को मतलब उसको खुशामद करना, लल्लो चप्पो करना। सी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है कि सम्मान शब्द का विलोम है। तो सम्मान का विलोम हो जाएगा आपको अपमान हो जाएगा। डी ए इसका उत्तर हो जाएगा। सम्मान का विलोम मतलब विपरीतार्थक शब्द पूछा गया तो अपमान हो जाएगा। उसी प्रकार 100 नंबर क्वेश्चन है जो देशभक्ति शब्द का जो है देशभक्ति शब्द कौन समास है। तो देशभक्ति मतलब देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो जहाँ पे कारक विभक्ति चिन्ह आता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई प्रेम करता है किसी से तो प्रेम का विलोम क्या होगा। अगर आप प्रेम किसी से करते हैं तो प्रेम का विलोम शब्द आप किस प्रकार से देंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो प्रेम का आप विपरीतार्थक शब्द अवश्य कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आप इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बिल दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल पे अप टू डेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।